हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। एग्जामिनेशंस की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, आज हम लोगों ने, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, कि बिहार शिक्षक भर्ती स्पेशल साइंस, साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम में आने वाले साइंस के क्वेश्चंस जो यहाँ से महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में हूबहू आपके प्रश्न पत्र पे दिखाई दे जाएंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए पहले क्वेश्चंस। और देखिएगा गाइज, आप लोग पेपर कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं कई सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशंस के तौर पे आपको बताती जाऊँगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंसर में आपके 4 आंसर आपके सामने दिए गए हैं, उसमें से जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर है उसको आपको टिक करना है। तो गाइज, आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कशन मैं ज़रूर करूँगी, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और सभी चीज़ों को आप रिवाइज करते जाइएगा। आइए पहले क्वेश्चंस की ओर हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है क्या, मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट बनती हैं? लिम्फोसाइट बनने के लिए पूछा है कहाँ से बनती हैं। तो पहला आपके पास आ जाएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर हम पहले की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। यकृत। दूसरे को अगर हम देखें तो यहाँ से बोन मैरो कहता है। और तीसरे को पेनक्रियास कहा जाता है इंग्लिश में। और चौथे को हम लोगों ने स्प्लीन कहना है। ठीक है, यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से पूछा गया है कि लिम्फोसाइट ऐसी मानव के कौन सा कोशिकांग है जिसमें लिम्फोसाइट्स बनती हैं यानी कि लसिका की कोशिकाएं बनती हैं। याद रखिएगा, कमेंट में आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात करेंगे तो वो आपकी होती है लीवर यानी यकृत। साथ ही साथ ये लीवर के बारे में पहली पॉइंट थी। सेकेंड पॉइंट हो जाएगी, अगर उसका हम कार्य के लिए पूछें तो पित्त रस का कार्य होता है कि उसका श्रावण करता है। किसका श्रावण? बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। फिर थर्ड, अगर हम लीवर की और बात करेंगे तो आरबीसीज का निर्माण करता है। फोर्थ की बात करेंगे तो ग्लाइकोजन का एक संग्रह करता है। और अगर फिफ्थ इसके फंक्शन की बात करेंगे तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य भी वो आपका लीवर करता है। याद रखिएगा गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, केवल आप वॉइस को सुनिएगा और नोट्स अपना प्रॉपर तरीके से बनाते चलिएगा। ओके गाइस, चलिए 40 नंबर के आपके क्वेश्चंस आने हैं बीपीएससी में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। चलिए आगे के लिए बात हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे कहा गया है कि मानव शरीर में कौन सा अंग है जो लसिका कोशिकाओं को बनाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्लीहा की अगर हम बात करेंगे यानी तिल्ली की जिसे हम कहते हैं, उसे हम आरबीसीज का कब्रगाह बोलते हैं। ओके गाइस, और पेनक्रियास एक आपका मिश्रित ग्लैंड है या फिर मिश्रित ग्रंथि है। ओके गाइस, आइए सेकंड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो पहली बात है, आपको ये पता होना चाहिए दूसरे क्वेश्चंस पे डीएनए होता क्या है। ओके गाइस, तो याद रखिएगा डीएनए यह एक, अगर हम कहें इसे, तो यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। ओके गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये नाभिक और क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ये पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें पूछा है कि और किस में डीएनए पाया जाएगा, तो यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। साथ ही साथ चलिए और सारे जो ऑप्शंस है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर राइबोसोम की बात करेंगे तो ये क्या करता है? प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है। साथ ही साथ गाल्जी उपकरण, यानी कि अगर ये बोल रहा है गाल्जी उपकरण का यूज क्या होता है, तो प्रोटीन को पैकेज के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। साथ ही साथ लाइसोसोम्स के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो इसे हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो गाइस, आप देख रहे होंगे कि दूसरे क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने चारों ऑप्शंस का चर्चा कर लिया। तो इसी तरीके से हम आने वाले अन्य क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, वो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए 30 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन साथ
सारे के एक्सप्लेनेशन आपको 50 से 60 क्वेश्चंस यहाँ से अवश्य मिल जाएंगे, जो कि आपके एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग यानी कि हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है। तो सबसे पहली बात है दांत के परत होते हैं, दांत के परत, और दांत के 3 परत होते हैं। कौन कौन से? अगर हम पहले परत की बात करें जिसे हम इनेमल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल, और दूसरी परत की बात करें तो डेंटाइन बोलते हैं, और तीसरे को हम रूट बोलते हैं। ओके गाइज, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दांत की परतों की संख्या यानी कि उसमें कितने लेयर्स होते हैं, तो 3 लेयर्स होते हैं। लेकिन अगर हम टाइप्स की बात जानें तो दांतों के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। ओके गाइज, ये 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो आप सभी को पता होगा 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। कृंतक होते हैं, रत्नक होते हैं, अग्रचर्वणक, चर्वणक होते हैं। ओके गाइज, चलिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इनामल। इनेमल आपका सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। गाइस बताइएगा दांतों के 6 होने की वजह क्या है। सभी लोग अगर वीडियो देखेंगे तो ज़रूर है कि नीचे आंसर आपका होगा ही होगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट। गाइज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होएगी कि आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि ये नोटिफिकेशन उन बच्चों तक भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके और उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। चलिए चौथे क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स के पेयर्स के बारे में आपको बताना है, कितने पेयर्स पाए जाते हैं। ओके, अगर हम गुणसूत्र की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये भी आनुवंशिक पदार्थ का ही वाहक होता है। अगर हम गुणसूत्र की अगर खोज की बात करें तो याद रखिएगा खोज आपका फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग महोदय ने किया था। अगर हम बात करते हैं इसे सबसे पहले देखा किसने था, ऑब्जर्व किसने किया था, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। लेकिन गुणसूत्र का जो सबसे पहले नाम दिया था वो वॉल्डेयर महोदय ने दिया था। ओके गाइज, तो इसमें 2 प्रकार के कुछ अगर गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, एक को हम ऑलोसोम्स बोलते हैं। ऑटोसोम्स में देखा जाए तो 22 पेयर्स होते हैं, ऑलोसोम्स में देखा जाए तो 1 पेयर्स होते हैं। अब जो ये एक पेयर होते हैं वही होते हैं XY, जो कि लिंग का निर्धारण करते हैं। इन्हीं को लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। अगर टोटल हम देखेंगे तो 23 पेयर्स हैं, जैसा कि इसमें पूछा गया है। देखिए गाइस, अगर आपके लिए यहाँ से क्वेश्चंस में कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि पूछे कि जो 2 महिला और पुरुष में अगर सेम क्रोमोसोम्स कितने होते हैं तो 22 पेयर्स होते हैं, और जो डिफरेंट होता है वही एक होता है जो लिंग का निर्धारण करता है कि बच्चा लड़का होगा कि बच्चा लड़की होगी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मटर के गुणसूत्र कितने होते हैं। याद रखिएगा मटर के 14 होते हैं, मक्का के 20 होते हैं। बंदर के लिए पूछा जा सकता है तो बंदर के 42 होते हैं। विषैले अगर बात की जाए चिंपैंजी की कितना होता है तो 48 होते हैं। कई बार चिंपैंजी से क्वेश्चंस बने हैं। ओके गाइस, आइए हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि कोशिका के जीवित अंश जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये किससे मिलके बना होता है? प्रोटोप्लाज्म की जब भी बात आएगी तो ये किससे मिलके बना होता है, फटाफट हम लोग बता देंगे। तो जो प्रोटोप्लाज्म है गाइस, वो उसकी खोज किसने की थी? तो सबसे पहले बात होती है कि खोज किसने की थी, तो खोज की थी पुरकिंजे ने। लेकिन इसका नाम किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था डुजार्डिन ने। याद रखिएगा और ये लिखते चलिएगा गाइस, लिखते चलिएगा। ये किससे मिलके बना होता है? तो D फॉर डेनमार्क यानी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलके बना होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? सॉरी गाइज, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे गैस होगा कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। ओके, जब भी हम कृत्रिम रूप की बात करते हैं तो उसे पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कृत्रिम तरीके से अगर फलों को पकाना है यानी कि ऑक्सीजन के साथ हम पका रहे हैं। ठीक है, जब भी हम कृत्रिम रूप की बात करेंगे, जब भी मानव के द्वारा पकाया जाएगा तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ यानी एसिटिलीन। यदि हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं एथिलीन का। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल तरीके से कहा जाए कि पेड़ पे पक जा रहा है तो वो हमारा एथिलीन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कोशिका विभाजन में चरण जिसमें G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, G2 प्रावस्था शामिल है, वो कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो पहली बात, कोशिकाओं के विभाजन जब होता है तो उसमें 3 अवस्थाओं में वो बांटे जाते हैं। वो तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहले को हम कहते हैं असूत्रीय विभाजन, दूसरे को हम कहते हैं समसूत्रीय और तीसरे को हम कहते हैं अर्धसूत्रीय। गाइज यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन आप लोग ये चीज़ें लिखते रहिएगा। इसमें कुछ स्टेज होते हैं गाइज, जो अगर हम बात करते हैं G2 स्टेज की, S1 स्टेज की और यहाँ पे G1 स्टेज की, तो जो G1 होता है गाइज उसके सामने आप लोग लिख लीजिएगा कि आयरन एंड प्रोटीन का निर्माण करता है। S की बात करेंगे तो ये DNA का संश्लेषण करता है। G2 की अगर हम बात करेंगे, रेडी फॉर डिवीज़न काम करता है। ठीक है, इन्हीं को अंतरावस्था कहा जाता है। इनमें जो शामिल होते हैं उन्हीं को हम अंतरावस्था कहते हैं, यानी D फॉर डेनमार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? देखिए, अधिकता और कमी, यदि हम बोले आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो हमें पता है कि हमें घेघा नामक रोग होता है। ओके, गंडमाला जिसे बोलते हैं, जिसे हम घेघा बोलते हैं, यह आयोडीन की कमी से होता है। ओके गाइस, चलिए अच्छी बात है। अगर हम यहीं पे बोलते हैं आयरन की कमी से क्या होता है, तो आप लोग सभी को पता होगा एनीमिया होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो यह कमी होता है किसके? D फॉर डेनमार्क, नाइट्रेट की कमी से, सॉरी अधिकता से। यदि अधिकता कहा जाए कि पारा की अधिकता होती है तो क्या होता है? तो पारा की अधिकता होने से मिनीमाटा नामक रोग होता है। ओके गाइस, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सूची का मिलान करना है, यानी कि लिस्ट नंबर 1 दिया गया है, लिस्ट नंबर 2 दिया गया है, आप उनके कार्य के अनुसार उनका मिलान करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण है ATP का निर्माण, जिसे हम ऊर्जा घर भी बोलते हैं, यह ऊर्जा का निर्माण भी करता है। साथ ही साथ फिर अगर हम लोग, यानी कि पहले के लिए हम चौथा ऑप्शन करेंगे। फिर अगर बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने का कार्य करता है, जिसे हम हरित लवक बोलते हैं। राइबोसोम की बात करेंगे तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिससे हम 2 के पे मिलाएंगे। लाइसोसोम्स की बात करेंगे तो अंतः कोशिकाओं का पाचन करता है, पाचन भी करता है, और साथ ही साथ इस प्रकार का इसमें रसायन पाया जाता है कि ये अपने आप के कोशिकाओं की मृत्यु भी कर लेता है, जिसके द्वारा इसे आत्महत्या की थैली भी कही जाती है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। 41-23 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहता है कि आहार में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गाइस बाय ध्यान से समझिएगा, अगर आहार में आपके आयरन की कमी होने लगती है तो वहाँ पे एनीमिया, जिसे हम रक्त अल्पता बोलते हैं। और यहाँ पे गंडमाला की बात दिया है, मैंने बताया था कि यही गंडमाला है, जिसे हम घेघा भी कहते हैं। यह आपका आयोडीन की कमी से होता है। स्कर्वी की बात करेंगे, विटामिन C हो जाएगा। अगर हम सूखा रोग यानी रिकेट्स की बात करेंगे तो विटामिन D की कमी से होता है। ओके गाइज, आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा रक्त अल्पता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, रुचि मैम का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो गाइस ये आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं। सादे एक्सप्लेनेशन को मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दे दूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्लासेस की नीड हो तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा कि मैम मुझे इस टॉपिक से क्वेश्चंस चाहिए। ओके गाइस, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन वृद्धि को रोकता है? हार्मोन की वृद्धि को रोकता है। अगर यहीं पे कहा जाए कि प्लांट्स में के हार्मोन्स के बारे में पूछा गया है, अगर यहीं पे बोलता है कि साइटोकाइनिन क्या करता है, तो ये हमेशा सेल का डिवीज़न करने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हार्मोन का वृद्धि करता है, तो B फॉर बॉम्बे यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोशिका यानी सेल डिवीज़न की बात करता है या कोशिका विभाजन की बात करता, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता साइटोकाइनिन। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरिया नहीं होगा, ये हमारे टाइपिस्ट वहाँ से गलत कर दिए हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने स्टार्टिंग में जब लीवर का फंक्शन बताए थे आपको, तो मैंने बताया था कि अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित करने, अर्थात यूरिया का निर्माण करने का कार्य हमारे यकृत में होता है, यानी कि B फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, और अग्नाशय के बारे में आप जान ही रहे हैं, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें अल्फा, बीटा और आपके गामा सेल्स पाए जाते हैं। गुर्दे की बात
बात करेंगे किडनी। किडनी की अगर हम बात करते हैं तो ये रक्त को छानने का यानी कि फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। छोटी आंत को तो सर्वाधिक भोजन पचाने के कार्य कार्य करता है। 12वां क्वेश्चन हो चुका। चलिए आइए 13वें क्वेश्चन पे देखते हैं। मीठापन के लिए मानव जिह्वा का संवेदनशील भाग। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, जीभ के बारे में पता होना चाहिए। अगर जीभ के बारे में आपको पता होगा तो आप यहाँ से कर ले जाएंगे। अग्र भाग कहते हैं, इसे नमकीन का भाग कहते हैं, इसे खट्टा कहते हैं, और सबसे पीछे वाले भाग को कड़वा भाग कहते हैं। और ध्यान रखिएगा गाइज, यह जो आपके बीच का भाग होता है, यह जो बीच का भाग होता है यह हमेशा स्वादहीन होता है, टेस्टलेस होता है। इसमें कोई भी टेस्ट नहीं पाए जाते, स्वादहीन होता है एकदम। ओके गाइज, चलिए इसमें ढेर सारी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जिसकी मात्रा महिलाओं में अधिक होती हैं। तो ये आपका बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। संवेदनशील जो होता है वो नोक या टिप होती है। चलिए आइए 14वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जल गैस की अगर हम बात करते हैं तो CO+H2 होता है। अगर प्रदूषण या प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो CO+N2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ए फॉर अमेरिका, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्नों की श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा है। आप ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनिए और साथ ही साथ आप लोग पेन कॉपी पेपर से लिखते जाइएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ही क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। ओके गाइस, कैरियोटिक्स का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक्स का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी कि प्राचीन केंद्रक की अगर हम बात करें तो कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता, तो केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता। 15वां का ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां के लिए बात करते हैं। विटामिन के किस शरीर के किस अंग में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है? आप बताएंगे इसके लिए सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बात तो विटामिन ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता क्या है? चलिए सभी लोग बताएंगे साइंटिफिक नेम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। बहुत बढ़िया। रक्त का थक्का बनाने में ये सहायता करता है। और अगर हम बात करते हैं ये किसके बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है तो कहाँ से, तो ये बड़ी आंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी आंत के 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भाग में एक होता है पहला सिकम, दूसरा आपका कोलन और तीसरा आपका रेक्टम। 3 भाग यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? याद रखिएगा गाइस, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई है वो आपके ये था एक परमाणु, परमाणु के बीच में पाया जाता है नाभिक, नाभिक में आपका क्या पाया गया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ऊपर में पाया गया था इलेक्ट्रॉन। और यह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होता है, नेगेटिव चार्जेस होता है। और साथ ही साथ इसकी खोज जे टॉमसन ने की है। इसके लिए एक ट्रिक भी होता है, ईंट पर नाच, जिसमें आपको। और जॉन डाल्टन की अगर हम बात करते हैं तो जॉन डाल्टन ने यह परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। ओके गाइस, चलिए 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां क्वेश्चन एक प्रकाश वर्ष है। अब क्या होता है एक प्रकाश वर्ष? ध्यान रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष में द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर इसका मान पूछा जाए तो 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर होता है। ओके गाइज, यहाँ से देखिए दूरी के लिए कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर सबसे छोटी दूरी पूछी जाए तो फर्मी होती है जो 10⁻⁻15 होती है। अगर सबसे बड़ी पूछी जाए तो पारसेक होती है जिसकी वैल्यू 3.26 लाइट ईयर होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है? तो पहली बात, मौलिक इकाई तभी आपको पता होगा जब आपको मूल राशियों के बारे में पता होगा। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, वे एक तरीके से क्या होती हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं या फिर स्वतंत्र होती हैं। तो आ जाइएगा, कैंडला, केल्विन, एम्पियर, ये सभी राशियां हैं, लेकिन जो आपका टेस्ला होता है वो नहीं है। ओके गाइस, 20वां आके देखते हैं। 20वां क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा
उठा हुआ प्रतीत होता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, जब भी हम उठा हुआ प्रतीत होने की बात करते हैं या फिर हमारे आँखों में भ्रम की स्थिति बनती है, हमें लगता है कि ऐसा हमें दिख रहा है, वो स्थिति बने, आँखों के सामने धोखा जहाँ होता है, सभी के लिए कीवर्ड बताऊंगी। अगर जहाँ आपको लग रहा है धोखा, वहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। परदर्शी यानी पेरिस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा गाइस, देखने की बात कर रहा है तो जब भी देखने की बात आएगी तो वो परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को, आई होप कि सभी को आ रहा होगा। चलिएगा फटाफट आप लोग बताइएगा। यह रहा आपका होमवर्क, 22वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा ये क्या हो जाएगा। याद रखिएगा गाइस, अगर एल्युमिनियम आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो एल्युमिनियम को हम लोगों ने भविष्य का धातु कहा है और हाइड्रोजन को आप देखेंगे भविष्य का ईंधन कहा गया है। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस आप समझिएगा। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, अगर हम किसी दर्पण को बनाने के लिए हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा उपयोग वाला सिल्वर नाइट्रेट। ये अगर सिल्वर आयोडाइड की बात की जाती है तो कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए क्या पाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इस क्वेश्चन को कराया गया क्वेश्चन है थोड़ा सा गाइस, इसके लिए भी आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, यानी कि 22वां और 24वां आपके पे है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि उत्तल लेंस हो जाएगा या फिर अवतल लेंस हो जाएगा या फिर उत्तल दर्पण या फिर उत्तल अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए आइए, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? साधारण रूप से अगर हम बातचीत करते हैं तो 30 से 40 होनी चाहिए, जो कि आपका नॉर्मल बात करने का रेंज होता है। ओके गाइस, आई होप कि आपको, अगर देखिए यहीं पे आप 10 से 15 की बात करेंगे तो एक फुसफुसाना कहा जाता है, 20 से 30 ये सब नॉर्मल रेंज से आना स्टार्ट हो जाते हैं और 50 से 60 कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जो आपके 90 से 100 में डीजे उजे में सुनाई देते हैं। 26वां क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जब भी डंक की बात करें, चाहे वो बिच्छू के डंक की बात करें, चींटी के डंक की बात करें, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड। गाइस इसी को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाइए 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी बताइएगा, बताइएगा किसका अध्ययन कहता है? माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का, पक्षी का। चलिएगा इस एक लास्ट और क्वेश्चन, इसका लिए भी कमेंट करिए। कहीं ना कहीं 22वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन आपके लिए रख रहे हैं, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिलने के लिए, ताकि इस क्लास को हम लोगों ने लगातार कंटिन्यू ऐसी इसी तरीके से हम आपके बीच में अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें और आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें काफ़ी ये सहायता प्रदान करें। तो गाइज़ आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा और जिसके क्वेश्चंस का आंसर देना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, जय हिंद क्लास।